और जब तक इस पर बहस करके इसका रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक ये काम करेगी। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ने एक ऐसा माहौल कायम किया जिससे आम लोग प्रभावित हुए, लिहाजा उनके सोचने की क्षमता सीमित हो गई और एक धारा में बह गए। नहीं, ये तो देखना है कि प्रभावित हुए कि नहीं हुए, क्योंकि पार्टियां तो काफी हैं देश में, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, उसके बाहर जितनी पार्टियां उनका जाग्रफी बड़ा है। तो ये नतीजा निकालना कि इसका कितना प्रभाव पड़ा है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस देश में नई चीज ये हुई है जिसको देश के लोकतंत्र पर मैं बड़ा भारी चोट मानता हूं, और ये इस तरह से चल गया तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये आज़ादी को खतरे में डालेगी। ये इस चुनाव से ये जाहिर हुआ है, इसलिए इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि सारे पत्रकारों को पक्का किया जाए, सबसे ज्यादा हायर एंड फायर इसमें है जी। और पत्रकार ही असली मीडिया है, वो उसकी आत्मा है, और उसको जिस तरह से ये जो बाजार के आने के बाद हमने जो मीडिया है उसमें किसी तरह की भी जो मालिक है उसको ऐसी आज़ादी दी है कि वो जब चाहे किसी को रख ले और जब चाहे किसी को निकाल दे। इसके चलते जो पत्रकार है वो सही बात जाकर के तो आपको लगता नहीं कि बहुत लेट हो गई? क्योंकि 1992 में जब हमने फ्री नेशन की बात कही थी, भूमंडलीकरण की बात कही थी, तभी हायर एंड फायर की बात आई थी चिदम्बरम के बजट में। तब भी आपको आशंका थी कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि मीडिया बिकता हुआ दिखेगा? नहीं, उस समय ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। ये वो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, वहां तो यूनियन है। ये अकेली ऐसी संस्था हो गई और जिसमें लाखों तो चैनल हैं और लाखों प्रिंट मीडिया है। इसमें 100 है, 100 से ज्यादा है तो इंडस्ट्री है, वो बिजनेस भी है ये। लेकिन ये बिजनेस है सच्चाई आंख से और कान से और जबान से ऐसी इस खबर देने की है कि जो सच है वो देने की। तो ये तो पैसे लेकर के, थैली लेकर के किसी के, यानी जैसे पेड न्यूज है तो पेड न्यूज क्या होती है, बिल्कुल यही चलते रहा। बिल्कुल। शरद जी, छोटा बड़ा सारा पैनल चैनल इसी काम में लगा रहा। राजनीति में आपने 4 दशक से अधिक गुजार दिए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। इस चुनाव में आपको ये लगा कि पिछले 22 सालों से आप ये लगे रहे कि सेकुलर फोर्सेज मजबूत हों, लेकिन जो संकेत और जो सर्वेक्षण आए हैं उससे लग रहा है कि सांप्रदायिक ताकतें देश में सर उठा रही हैं? नहीं, वो उसके 2 कारण हैं। एक तो यूपीए 10 वर्ष में हर सवाल को, चाहे बेकारी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, करप्शन हो, ये सारे सवाल में बिल्कुल इतना, यानी यहां तक है कि 5,50,000 रुपए का साइफन हो गया, यानी देश का संपत्ति। तो इसका फेल्योर और जनता दल का बिखराव, ये 2 बातें इनको ये मौका दिए हैं, अपॉर्चुनिटी दी है जो बीजेपी के लोग हैं, यानी जो जनसंघ के लोग हैं। अगर ये करप्शन नहीं होता 10 सालों में यूपीए 1 और यूपीए 2 की, और जनता दल में बिखराव नहीं होता, तो शायद ये थी चुनौती नहीं थी, उभरने का मौका नहीं मिलता। नहीं, ये चुनौती नहीं होती। आज चुनौती है कि इनको दोनों कांग्रेस और बीजेपी को कोई बहुमत नहीं मिलने वाला। लेकिन सवाल है ना कि इसके बाद 16 के बाद हमारा कोशिश होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को बाहर रख परे किया जाए जी। और ये जो इनसे बाहर जो पार्टियां उनको इकट्ठा होकर के, जिसको हम थर्ड फ्रंट कहते हैं, थर्ड फ्रंट कहिए, फर्स्ट फ्रंट कहिए जी, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस जितने फ्रंट हैं उस प्रत्येक फ्रंट में एक प्रधानमंत्री है, कैसे आपस में मिलेंगे लोग? नहीं, इसमें कभी भी जैसे मुरारजी भाई का जमाना था, फिर बीपी सिंह का आया, फिर देवेगौड़ा का आया, कब यानी किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं हुई जिससे कोई इस तरह का किसी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोई दिक्कत पड़ी हो। लेकिन जो भारतीय मानस, उसको लगता है कि बीपी सिंह का, चंद्रशेखर का, देवेगौड़ा का या 77 का जो प्रयोग था वो विफल हुआ, जिसको मल्टीपल। नहीं, आप उसमें बीपी सिंह का कहिए, देवेगौड़ा का कहिए, बाद में तो उसकी अपॉर्चुनिटी उठा करके दूसरे बन गए जी। और बीपी सिंह की सरकार तब गई है जब हमने मंडल लगाया।
तो बंधे जब लगाया तो ये कमंडल लेके निकल गए और इन्होंने ये कहा कि हम शिलान्यास करेंगे बाबरी मस्जिद पे। और शिलान्यास जो है वो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की जो संस्थाएं, खासकर के सुप्रीम कोर्ट में वो केस पड़ा हुआ और ये बोल रहा है कि हम शिलान्यास करेंगे और यदि हमको छुआ तो हम सरकार से वापस विड्रॉ कर लेंगे। 81 आदमी का समर्थन था इनका। अभी आपको लग रहा है कि एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, वो एक मंच पे आएंगे? और मेरा विश्वास है कि पहले भी आते रहे, अभी भी आएंगे। लेकिन जयललिता ने तो लेफ्ट को अलग कर दिया, वो लेफ्ट से बहुत नहीं, लेफ्ट के चुनाव में अलग किया है, हमारे मोर्चे से अलग नहीं हुई है। वो 11-12 पार्टी का जो मोर्चा हमने बनाया था यहाँ, तो ये रोज कहते थे कि जयललिता हमारे साथ आ जाएगी, बीजू आ जाएंगे, बाबूलाल मरांडी आ जाएंगे। वो आज चुनाव अलग सभी लड़े हैं। हम भी यूपी में चुनाव अलग लड़े हैं, मुलायम सिंह जी अलग लड़े हैं। इसका मतलब जो है कि वो पहले से ही तय के चुनाव में समझौता आपस में नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में ये समझौता चलेगा। बट आपको ये लग रहा है कि इतनी सीटें आ जाएंगी कि जिसपे आप एक सरकार दे सकते हैं? नहीं, मुझको लगता है कि सपोर्ट हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस से बीजेपी बाहर की पार्टी, उनके पास बहुमत होगा। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं चाहिए उसमें? हाँ, मुझे लगता है, मुझे अनुमान है कि किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। अगर वो बाहर से सपोर्ट करें मजबूती के लिए, दिन क्या करेंगे? नहीं, अब वो तो कल की बात है। आज की बात तो ये कि हमारा अनुमान है कि बहुमत ये कांग्रेस और बीजेपी के बाहर वाली पार्टियों को मिलेगा। बट इतना साफ है कि आपको लग रहा है कि एंटी बीजेपी, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस के मिलाके के अलावा आपके पास इतने लोग हो जाएंगे कि आप एक थर्ड। ये कि ये कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि एक मतलब समाज में बांटने का काम करता है और जो असंगठित तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो हर आदमी, सब नहीं करते मगर अधिकांश लोग वहां लूटपाट में लगे रहते हैं। जी, तो ये हमारी बातचीत जारी है। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, बना रही हमारे साथ, फिर लौटते। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शरद यादव से, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शरद जी, दूसरी बात ये कि जितना आपने विरोध किया बीजेपी का, उतना ही बीजेपी मजबूत होती गई और स्थिति ये है कि आप बिखर गए। नहीं, कैसे कहते हो? ये कहाँ मजबूत है? नरेंद्र मोदी का बयान है कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव आयोग विफल हो गया। तो इस देश में मीडिया तो जो गहराई से सोचने वाला बचा नहीं, ये बयान जाहिर करता है कि वो हवा में उड़ रहे थे, जमीन पे आ गए। तो ये इलाका जो है उसमें वो बहुत ज्यादा लाभ ले नहीं सकेंगे, बिहार में भी, यूपी में भी। 7वें दौर में मोदी ने कास्ट कार्ड खेला और ये कास्ट कार्ड अमेठी में खेला। अब तक बीजेपी बार बार ये कहती रही थी कि हम जाति से ऊपर उठी हुई पार्टी हैं और हम कास्ट और कम्युनिटी में विश्वास नहीं करते हैं, लिहाजा आप हमें वोट दीजिए। मैं ये बहुत 7वें दौर में वो कास्ट पे आए। मैं वो पहले से ही आए हुए हैं जी। मुजफ्फरपुर की मीटिंग उन्होंने कहा था कि बामन बनियों की पार्टी बनती है, कहलाती थी। अब ये रामविलास उनकी पार्टी ज्वाइन कर गए थे। बोले थे कि अब जो है पिछड़े और दलित की पार्टी है ये, और आगे आने वाले समय पिछड़े और दलित राज करेंगे। तो वो किस हक से बोल रहे थे? वो अपने को पिछड़ा मान के बोल रहे थे। तो अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं कि बीजेपी ने ये चुनाव में जात तो कम करती है। माना उन्होंने भी? माना नहीं, उन्होंने इसको छेड़ा है। तो ये देश में 15, 20, 21 साल से ये बहस ही नहीं है।
जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे बड़ी बीमारी है। जाति व्यवस्था के घूड़े पर भ्रष्टाचार से लेकर, करप्शन से लेकर, विषमता से लेकर, न्याय अन्याय से लेकर हर चीज इसके गार्बेज पर पैदा होती है। बिहार में आपने ऐसे कुछ कहा शायद कि बिहार में जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो नीतीश हो या लालू हो, कास्ट की नहीं, बिल्कुल झूठ। ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जनता दल के बिखराव के चलते, मेरा 1 घंटे का भाषण है, उसमें से छोटी सी लाइन निकाल करके ये बात दिखा रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, वो संदर्भ भी मेरा दूसरा। बट आपको ये महसूस हुआ बिहार में घूमते हुए कि बिहार में पोलराइजेशन बढ़ा है और बीजेपी के साथ जो कास्ट पार्टियां, जो सपोर्टिंग पार्टियां हैं, उसके कारण आपकी पार्टी थोड़ा संकट में? ना 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 ना, कोई नरेंद्र मोदी का एक बयान बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर घोषित होने के पहले कि एक शब्द, एक लाइन, एक पत्र वीकर सेक्शन या पिछड़े के हक में कभी बोले हो? और इस सवाल को तो गांधी ने, लोहिया ने, जयप्रकाश जी ने, सबने उठाया है। ये महात्मा फुले ने उठाया है। इस देश में जितना सोशल डिस्पैरिटी पर आंदोलन हुआ है उतना किसी चीज पर नहीं हुआ। लेकिन जो सर्वे आ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है और नीतीश कुमार की आप भी क्या नाग साहब, ये सर्वे जो है वो ओपिनियन मेकर है, पैसे देकर के करवाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मीडिया और प्रिंट मीडिया और ये जो सारा मैनेज है, सारा ये सब मैनेज है। आप ट्विटर पे चले जाइए, इनका मतलब फौज लगी हुई है। ये क्या कारण है कि मोदी को ये कहना पड़ा कास्ट के बारे में बात? क्या उनको लग गया था कि शायद जितना सीट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो बैकवर्ड कार्ड खेला उन्होंने? मैं कह रहा हूँ वो अच्छी तरह जानते, टिकट भी कास्ट को देख करके, सोसाइटी को देख। कास्ट हजारों साल की, ये पार्टियां तो है 30 साल, 25 साल, 50 साल की। जाति तो हजारों वर्ष की है। ये संस्था है। ये बुरी बात है कि इसमें बहस नहीं होती। लोहिया बहस करते थे, जयप्रकाश बहस करते थे, गांधी जी बहस करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी करते थे, महात्मा फुले जिंदगी भर लड़े, लेकिन आज बहस नहीं होती। लेकिन अगर जैसे आपने 17 साल के बाद इनको अलग कर दिया तो सिर्फ इसलिए कि मोदी उसमें एक ऐसे चेहरा थे जिनका नहीं, सवाल ही नहीं है। इनका मैनिफेस्टो जो है वो जाहिर करता है कि सब मुद्दे उनने उठा लिए जिनको हमने परख किया, दबाया हुआ। नेशनल एजेंडा जो था वो, उनके विवादास्पद मुद्दे अलग थे, हमारे जिन मुद्दों पर उनको ऐतराज था वो अलग थे। बहुत पहले नीतीश कुमार ने कहा कि अगर माइनस मोदी की बात आती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। ना, ये किसी ने गलत किया है, वो नहीं कह सकते। हमारी पार्टी में कोई अलग से, यानी कल क्या करेगा इसके बारे में कोई आदमी नहीं बोल सकता, पार्टी तय करती है। पार्टी के अंदर इनको, बीजेपी को अलग करने का कोई पश्चाताप आपको लगा बाद में? कोई पश्चाताप क्यों बात है भाई? भारत का राज छोड़ा हमने। जब आडवाणी जी ने कहा कि हम कमंडल लेके जब निकले थे वो, तो उन्होंने कहा कि हम शिलान्यास करेंगे और यदि हमको छुआ गया तो विड्रॉ कर लेंगे भारत सरकार से। हमने उनको छुआ, रोका और उनने विड्रॉ किया। तो कौन है पार्टी जो भारत का राज छोड़ दे? ये जनता दल है। हमने भारत का राज छोड़ा, इस देश के आदमी के दिमाग में नहीं जाता। तो ये तो छोटी सी चीज है। और पार्टी कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस हाउस नहीं है, कोई कारपोरेट हाउस नहीं है जो नफे नुकसान पे चले। ये देश के लिए होती है। मोदी के आने के बाद, चूंकि आपके बीजेपी के नेताओं से अच्छे निजी संबंध रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, इनके आने के बाद जो पहली पंक्ति के जो नेता थे बीजेपी में, काफी सोफोकेशन महसूस कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सही बात है कि वो तो जैसे कांग्रेस पार्टी एक बंबू पे तंबू लगा है, वैसे बीजेपी हो गई। उसमें जो हमारे साथ 20-20, 30-30, 25-25 साल से काम करने वाले लोग, वो तो सबको किनारे कर दिया गया। उनके आने का सबसे बड़ा ये कि उनने बीजेपी का जो चेहरा था, उस चेहरे की जगह अपना चेहरा लगा दिया। तो इसलिए आप सही कह रहे हो कि जो वहां थे, जो बीजेपी चला रहे थे, अटल अडवाणी जी थे, फिर अडवाणी जी बचे हैं, उसको सहित जितने भी नेता हैं वो ढोल पीट सकते हैं। वो नेता नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम भी नहीं करा रहा, एक आदमी का कार्यक्रम हो रहा सब। अगर ये सत्ता में कैसे, और कांग्रेस में जो है वो 2 आदमी का कार्यक्रम हो रहा। जी बिल्कुल। अगर ये सत्ता में आते हैं तो आप ये कलंक आप कांग्रेस पे देंगे? क्योंकि 10 सालों में अगर उन्होंने जो कुछ भी किया यूपीए 1, यूपीए 2 में, अगर वो नहीं किया होता, चाहे करप्शन, अब उसके कहने से कोई मतलब नहीं है। चुनौती है, उसका मुकाबला किया जाएगा, प्रयास करेंगे।
लगता नहीं कि पार्लियामेंट में आप वीक पड़ जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि देश का जो नतीजा आएगा वो बिल्कुल बिखरा